अध्याय 996 परिचित चेहरे। अपना सिर घुमाकर ध्रुव रायजादा ने 3 आकृतियों को देखा जिनके चेहरे पर सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी, जो मंडप के एक कोने के पास खड़ी थी और उसे घूर रही थी। समूह की नेता पतली और मुलायम कमर वाली एक खूबसूरत लड़की थी, जिसने हल्के रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वो व्यक्ति जिसके पास इतनी नाजुक और उत्तम शक्ल थी, वो वास्तव में गू कबीले का जीना था। जीना के पास 2 परिचित और खूबसूरत शख्सियतें खड़ी थीं। वे लीना के साथ साथ डरपोक युवा लड़की और ध्रुव रायजादा से मिले पहले व्यक्ति थे जब उन्होंने अराजक दानव सागर में प्रवेश किया था। लीना उन 3 महिलाओं को देखकर, जिनके सुंदर चेहरों पर मोमबत्ती की रोशनी में सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी, ध्रुव रायजादा एक पल के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। तुरंत उसकी आंखों के भीतर से एक हल्की सी खुशी उभर आई। किसी विदेशी भूमि में कुछ परिचित चेहरों को देखना हमेशा एक हृदयस्पर्शी घटना होती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप तीनों भी यहाँ होंगे। कुछ हद तक हैरान इकरा के साथ ध्रुव रायजादा आगे बढ़े, इससे पहले कि वह बोलते समय उन पर मुस्कुराहट भेजते। क्या आप भी फ्लेम डिवाइन हॉल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? अरे यार, मैं तो लगभग भूल ही गया हूँ। अब आप वैसे नहीं रहे जैसे आप तब थे जब हम पहली बार मिले थे। जीना ध्रुव रायजादा को घूरते हुए मुस्कुराई। उसकी भौहें अर्धचंद्राकार की तरह धीरे से मुड़ी हुई थीं। उसका सुंदर दिखने वाला चेहरा अत्यधिक आकर्षक लग रहा था। जीना के ऐसे चंचल शब्द सुनने के बाद ध्रुव रायजादा हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, भाई ध्रुव रायजादा पहले की तरह विनम्र है। नौसिखिया सूची में 9वीं रैंक ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आसानी से चढ़ सके। लीना ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। उसने ध्रुव रायजादा की ओर जो टकटकी लगाई, वो एक जटिल अभिव्यक्ति से भरी हुई थी, क्योंकि उसे पहली बार मिस्टीरियस स्पिरिट आइलैंड पर ध्रुव रायजादा से मुलाकात की याद आई। उस समय वो और ध्रुव रायजादा दोनों आरंभिक गहन जीवन चरण में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि पिछले वर्ष में ध्रुव रायजादा न केवल उससे कहीं आगे निकल गया था, बल्कि उसने अराजक दानव सागर में अपने लिए एक काफी शक्तिशाली नाम भी स्थापित कर लिया था। हालांकि हेवनली विंड सी क्षेत्र फ्लेमिंग सी क्षेत्र की तरह एक प्रसिद्ध समुद्री क्षेत्र नहीं था, गू कबीले के पास स्पष्ट रूप से काफी शक्तिशाली जानकारी एकत्र करने की क्षमता है। इसलिए वे ध्रुव रायजादा द्वारा किए गए विभिन्न कारनामों के बारे में जानते थे। कुछ दिन पहले उन्हें उस उपलब्धि के बारे में भी पता चला जो ध्रुव रायजादा ने हेवनली लाइटनिंग सी क्षेत्र में हासिल की थी। उस समय उनके कबीले के बुजुर्ग भी इस हद तक चौंक गए थे कि उनके होंठ भी चटकने लगे थे। मुस्कुराते हुए ध्रुव रायजादा ने लीना की ओर देखा, जो अभी भी पहले की तरह डरपोक थी। छोटी लड़की के सिर को रगड़ने के लिए अपना सिर आगे बढ़ाते हुए ध्रुव रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम और भी सुंदर हो गई हो, छोटी लड़की। लीना के छोटे से चेहरे पर गुलाबी रंग दिखाई दिया। हालांकि ध्रुव रायजादा की अंतरंग हरकतों से उसे खुशी महसूस हुई। हालांकि ध्रुव रायजादा ने अराजक दानव सागर में अपना नाम स्थापित कर लिया था, फिर भी वो पहले की तरह ही गर्मजोशी भरा और दयालु था। बात की नई प्रसिद्धि और स्थिति के कारण उनके बीच का रिश्ता दूर नहीं हुआ। तीनों का अभिवादन करने के बाद ध्रुव रायजादा इकरा को उनसे मिलवाने के लिए आगे बढ़े। ये छोटी लड़की लीना से भी अधिक खूबसूरत लग रही थी। अपनी 2 चोटियों और चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसे चेहरे के साथ वो बेहद प्यारी लग रही थी। एक पल के लिए तीनों लड़कियां उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। लगातार चहकती और बातें करते हुए उसके गालों पर चिकोटी काट रही थी। मुस्कुराते हुए ध्रुव रायजादा उस मेज पर बैठ गए जिस पर वे बैठे थे। लड़कियों के इस समूह की स्पष्ट और मधुर बातचीत सुनकर उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। कितना सौम्य और शांतिपूर्ण दृश्य है। आप परेशानी पैदा करने में काफी माहिर हैं। केवल एक ही वर्ष में अराजक दानव सागर में घटी कुछ प्रमुख घटनाएं आपसे संबंधित थीं। अन्य 3 लड़कियों की चहचहाहट से बचते हुए जीना ने धीमी आवाज में बोलने से पहले ध्रुव रायजादा की ओर अपनी पानी भरी आंखें भेजी, जो अपने लिए एक कप शराब डाल रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं इसे इस तरह चाहता था, मैं बस अपने कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहता था, बस इतना ही। इस प्रकार मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जवाब देते समय ध्रुव रायजादा मुस्कुराए। उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, आप लोग यहाँ जिस कारण से आए हैं, क्या वो तथाकथित बिजली प्रतियोगिता के कारण है? हाँ, हमारे गू कबीले के व्यापारिक जहाज अचानक ही आसपास के क्षेत्र में आ गए, इसलिए हमने आसानी से मौज मस्ती में शामिल होने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक द्वारा उत्पन्न आकर्षण काफी शक्तिशाली है। जीना ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। स्वाभाविक रूप से हम अपनी स्थिति के बारे में भी जानते हैं। उस वस्तु के लिए लड़ने की योग्यता रखने वाले एकमात्र लोग आप लोग होंगे, वे डरावने व्यक्ति जो नौसिखिया सूची में शीर्ष 10 रैंकिंग पर कब्जा करते हैं। हम यहाँ केवल कुछ युद्ध अनुभव प्राप्त करने के इरादे से आए हैं।
उसका उत्तर सुनकर ध्रुव रायजादा को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उसने जो कहा वो समझ में आया। वह हेवनली लाइटनिंग सी क्षेत्र में 5 गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञों को मारने में कामयाब रहा। जीना की उपेक्षा करते हुए, जो स्पष्ट रूप से इसे एक भयावह और दुष्ट उपलब्धि के रूप में देखता था, यहां तक कि गू कबीले के अधिकांश बुजुर्गों के लिए भी यह उपलब्धि चौंकाने वाली थी। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस बाहरी सहायता का सहारा उन्होंने लिया था वो अब इस हद तक सफल हो गई है। ऐसा लगता है कि इस प्रतियोगिता की खबर सचमुच पूरे अराजक दानव सागर में जंगल की आग की तरह फैल गई है। हो, ध्रुव रायजादा ने आह भरते हुए उत्तर दिया। यहां तक कि स्वर्गीय पवन सागर क्षेत्र से दूर स्थित गू कबीला भी आ गया था। पैतृक प्रतीक का आकर्षण वास्तव में भयानक है। ओह, हमारे गू कबीले अकेले नहीं हैं जो स्वर्गीय पवन सागर क्षेत्र से आए हैं। यहां तक कि वे कबीले ने भी सदस्यों को वहां भेजा है। ठीक है, वहां पर एक नजर डालें। जैसे ही उसकी खूबसूरत आंखें एक निश्चित दिशा की ओर मुड़ी, जीना ने एक प्यारी सी मुस्कान दी। वे कबीला, ध्रुव रायजादा ने उसके टकटकी की दिशा में अपना सिर घुमाने से पहले बेहोश होकर घूरना शुरू कर दिया। यह मंडप अत्यंत विशाल एवं विशाल था तथा देखने में बिल्कुल होटल जैसा लगता था। वहां काफी परस्पर परिचित विशेषज्ञ एक समूह में थे। उत्तर पूर्व की ओर जहां ध्रुव रायजादा था, लोगों का एक समूह वैसे ही एक साथ इकट्ठा हुआ था। उस समूह में उनमें से एक काफी परिचित लग रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर यह वास्तव में वेई कबीले का वेई जेन था जिससे ध्रुव रायजादा पहले मार्शल द्वीप पर मिले थे। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दुश्मन अक्सर एक दूसरे का रास्ता पार कर जाते हैं। वेई जेन को देखते हुए ध्रुव रायजादा हंसने लगा, जिसके बारे में बोलते हुए उन्हें वेई कबीले के प्रति थोड़ी नाराजगी थी। यदि यह उनके पहले के कार्यों के लिए नहीं होता तो उसे इतनी दयनीय स्थिति तक नापाक हड्डी बूढ़े आदमी द्वारा मजबूर नहीं किया जाता। हालांकि उसने बेरहमी से उस बूढ़े आदमी को एक मानव छड़ी में उड़ा दिया। परिणामस्वरूप ध्रुव रायजादा अभी भी काफी गंभीर चोटों से घायल हो गया। जब ध्रुव रायजादा ने वेई जेन की ओर देखा तो उसे भी इसका एहसास हो गया। अपना सिर इधर उधर घुमाते हुए जैसे ही उसने ध्रुव रायजादा को फीकी मुस्कान के साथ अपनी ओर घूरते देखा, उसका चेहरा तुरंत ठिठक गया। जैसे ही वो जल्दी से पहली नजर से बच गया, उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। चूंकि जीना और अन्य लोग ध्रुव रायजादा की उपलब्धियों के बारे में जानने में सक्षम थे, तो एक समान शक्तिशाली कबीले के सदस्य वेई जेन को इसकी भनक कैसे नहीं लग सकती थी। यदि वे अब मार्शल द्वीप पर होते तो ध्रुव रायजादा डरावना नहीं होता। हालांकि अभी वर्तमान ध्रुव रायजादा ने उसके दिल को डर से कड़ा कर दिया है। आखिरकार ध्रुव रायजादा ने 5 गहन मृत्यु चरण विशेषज्ञों की हत्या करने का अशुभ शीर्षक धारण किया। वो वाकई काफी भयानक था। इसके अलावा वह जानता था कि वर्तमान में वह बिल्कुल अलग दायरे में है। वेई जेन की उस टालमटोल भरी निगाह को देखकर, जिसने उसकी निगाह से बचना चुना था, ध्रुव रायजादा हल्के से मुस्कुराया। उसने जानबूझकर परेशानी पैदा करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार उसे ऐसा करना नापसंद था। इसके अलावा वर्तमान वेई जेन शायद ही उनके ध्यान के योग्य थे। इस विचार को मन में रखते हुए ध्रुव रायजादा पलटा और जीना और अन्य 3 महिलाओं के साथ बातचीत करना जारी रखा। इस अतिथि स्वागत मंडप में विभिन्न स्थानों से विभिन्न विशेषज्ञ एकत्र हुए थे, इसलिए ये काफी भीड़भाड़ वाला और जीवंत था। हालांकि ध्रुव रायजादा एक कोने में बैठा था, लेकिन जीना और अन्य 3 के सुंदर लुक के कारण उन्होंने काफी ध्यान देने वाली निगाहों को आकर्षित किया था। बहरहाल, खूबसूरत महिलाएं हमेशा ध्यान आकर्षित करती हैं। हालांकि जीना और बाकी लोगों को उन नजरों की परवाह नहीं थी। जैसे ही वे चुपचाप बातें करते रहे, मंडप के बड़े दरवाजों के बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया। अगले ही पल चारों ओर सरसराहट की आवाजें फैलने लगीं। अपना सिर ऊपर झुकाकर ध्रुव रायजादा ने बड़े दरवाजों की ओर देखा। उस स्थान पर लोगों का एक समूह दौड़कर आया था। समूह में सबसे आगे काली बनियान पहने एक व्यक्ति था। नर काफी सुंदर चेहरे के साथ लंबा और सीधा खड़ा था। उसके होंठ पतले और सीधे थे, ब्लेड के किनारों के समान, जबकि एक ठंडी आभा उससे फैल रही थी। जब लोगों का ये समूह सामने आया तो मंडप के भीतर हल्की हल्की चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। जाहिर है, उनकी काफी शक्तिशाली प्रतिष्ठा और पृष्ठभूमि थी। काले रंग के वेशधारी पुरुष पर नजर डालते हुए ध्रुव रायजादा अपना सिर पीछे करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि जब उसने देखा कि जीना और अन्य 2 की भौहें अचानक तन गई तो वो थोड़ा चौंक गया। कौन है वे? ध्रुव रायजादा ने मुस्कुराते हुए पूछा। सी सेक्ट के हुआंग लिंग को कवर करना। नौसिखिया सूची में 9वां स्थान। ओह, उसे अब 10वें स्थान पर धकेल दिया गया है। आपका धन्यवाद, जीना ने उत्तर दिया। क्या तुम लोग उसे जानते हो? अपने हाथ में पकड़ा वाइन का कप धीरे से मेज पर रखते हुए ध्रुव रायजादा ने पूछताछ की। हम नहीं करते। एक पल झिझकने के बाद जीना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया।
क्या दोस्तों के बीच रहस्यों की जरूरत है? जीना की ओर देखते हुए, जिसकी मुस्कान कुछ कठोर लग रही थी, ध्रुव रायजादा ने धीरे से पूछा। जीना और लीना ने एक दूसरे की ओर देखा, इससे पहले कि लीना ने उत्तर दिया, ये ज्यादा नहीं है। मैंने पहले बताया था कि हमारे व्यापारिक जहाज पास पास है। ठीक है, जब हम समुद्र में थे, तभी अचानक हमारी मुलाकात कवरिंग सी सेक्ट और उनके लोगों के समूह से हो गई, और ऐसा हुआ कि हुआंग लिंग के नेतृत्व वाला समूह। शुरुआत में हमारे गू कबीले को कवरिंग सी संप्रदाय के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि बड़ी बहन मैंकी को देखने के बाद हुआंग लिंग की आंखें लाल होने लगी। आपको यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि आगे क्या हुआ। बड़ी बहन मैंकी के मन में उसके प्रति अनुकूल धारणा नहीं थी और इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। शायद हुआंग लिन ने अपनी शर्मिंदगी को गुस्से में बदल दिया, क्योंकि उसने हमारे कई जहाजों को जबरदस्ती रोक लिया। ये केवल कुछ व्यापारिक जहाज है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, जीना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ध्रुव रायजादा के हाव भाव देखने के बाद वह थोड़ी घबरा गई। वह जानती थी कि उसका वर्तमान पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि हुआंग लिंग भी आलसी नहीं था। इसके अलावा उसके विशाल और विस्तृत संबंध थे और यहां तक कि कुछ डरावने व्यक्ति भी थे जो नौसिखिया सूची में शीर्ष 10 में थे, जिनका उसके साथ संबंध था। फिलहाल ध्रुव रायजादा अभी भी अकेला था। यदि कोई विवाद हुआ तो यह उसके लिए नुकसानदेह होगा। ओह, ध्रुव रायजादा ने अपना सिर हिलाया और इस मामले पर बात करना बंद कर दिया। वे एक और सवाल उठाते हुए दूसरी बातें करने लगे। ध्रुव रायजादा द्वारा विषय बदलने के ठीक बाद हुआंग लिंग सीधे पवेलियन में चला गया। तुरंत वो लोगों के एक समूह की ओर बढ़ा। संयोगवश वो समूह वही था जहां वेई जेन स्थित था। ऐसा लगता है जैसे वेई जेन हुआंग लिंग से परिचित थे। जब उसने उसे अपने पास आते देखा तो वह झट से आगे आया और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। स्पार्किंग टकटकी के साथ उसने हुआंग लिंग के कान में फुसफुसाने से पहले ध्रुव रायजादा और बाकी लोगों की दिशा में एक अस्पष्ट नजर डाली। वेई जेन के शब्दों को सुनने के बाद हुआंग लिंग ने अपना सिर घुमाया और ध्रुव रायजादा की दिशा की ओर देखा। अगले ही पल उसने देखा कि जीना मोमबत्ती की रोशनी में बेचैनी से बैठी है और धीरे से अपने होंठ काट रही है। आह! एक सौम्य मुस्कान के साथ हुआंग लिंग के चेहरे पर एक चंचल अभिव्यक्ति उभरी। अपना वाइन कप पकड़कर वो तुरंत घूमा और सीधे समूह की ओर चल पड़ा, जिसमें एक आदमी और 4 महिलाएं थीं। हुआंग लिंग स्पष्ट रूप से यहाँ के अधिक चमकदार व्यक्तियों में से एक था और बहुत से लोग उसके कार्यों पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि वह क्या कर रहा है तो उनमें से कुछ की भौहें हल्की सी उठ गईं। अध्याय 997 संघर्ष। इमारत के भीतर सरसराहट की आवाज फैल गई। जीना तिकड़ी ने हुआंग लिंग को देखा, जो उनकी आंखों में चिंता की झलक दिखने से पहले उनकी ओर चल रहा था। वास्तव में उन्होंने अनजाने में भी अपने हाथ भींच लिए, जिसके बाद वे ध्रुव की ओर देखने लगे। फिलहाल उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जबकि उसकी उंगलियां धीरे से उसके वाइन कप से खेल रही थीं। उनकी अभिव्यक्ति किसी पुराने कुएं की तरह शांत थी। तीनों महिलाएं, जो मूल रूप से थोड़ी चिंतित थीं, ध्रुव के शांत स्वभाव को देखने के बाद उनके दिलों की चिंता चुपचाप दूर हो गई। हाँ, मिस जीना, मैं आपसे दोबारा यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे हम किस्मत में हैं। कदमों की आवाज मेज के पास रुक गई, जबकि हंसी का संचार हुआ। जीना ने वाइन कप की ओर देखा, जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। हुआंग लिंग के सुंदर चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ठंडी पड़ने को तैयार लग रही थी। इसके बाद, जैसे कि उसे तुरंत कुछ याद आ गया हो, उसने अपने चांदी के दांत भींच लिए, जबकि उसके उत्तम और सुंदर चेहरे पर कुछ हद तक जोरदार मुस्कान दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है जैसे मुझे पहले समुद्र में मिस जीना के साथ गलतफहमी हुई थी। कृपया मेरी क्षमा याचना स्वीकार करें। मिस जीना के जाने के बाद मैं व्यापारी जहाजों को वापस लौटाने के लिए किसी की व्यवस्था करूंगी। हुआंग लिंग की कुछ गर्म आंखों ने जीना की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी और को नोटिस ही नहीं किया हो। उस मामले में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जीना ने धीरे से उत्तर दिया। आपका स्वागत है, हुआंग लिंग मुस्कुराया। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या मिस जीना वर्तमान में उपलब्ध है? मेरे कुछ मित्र हैं जिनका मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ। बायजा दल के व्यापारिक जहाजों को भविष्य में बाहर यात्रा करते समय उनकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है और आपके लिए कोई कमी नहीं होगी। शायद अब सुविधाजनक समय नहीं है, जीना ने अजीब तरीके से उत्तर दिया। हुआंग लिंग के परेशान करने से उसे स्पष्ट रूप से सिरदर्द महसूस हुआ। ये सुनकर हुआंग लिंग मंद मंद मुस्कुराया। उन्होंने पूछा, मिस जीना को कम से कम मुझे कुछ चेहरा तो देना चाहिए, है ना? हुआंग लिंग के शब्दों में एक बार फिर ठंडक घुलने की बात सुनने के बाद जीना के चेहरे पर रोष झलक उठा। इमारत के भीतर कई विशेषज्ञ अपनी दिशा देख रहे थे। वे स्पष्ट रूप से समझ गए कि क्या हो रहा था। यह स्पष्ट था कि हुआंग लिंग को उस महिला में दिलचस्पी थी।
हालांकि उसकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेशक इस बारे में किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। उनमें से अधिकांश ने बस एक आकस्मिक पर्यवेक्षक की मनोदशा अपनाई जो केवल एक शो देख रहा था। आखिरकार हुआंग लिंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके बजाय वह नौसिखिया सूची की शीर्ष 10 रैंकिंग में स्थान पाने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति था। हालांकि वह थोड़ा दबंग था, लेकिन उसकी ताकत और प्रतिभा को देखते हुए कोई कुछ नहीं कह सकता था। वास्तव में हुआंग लिंग पूरे अराजक दानव सागर में भी काफी प्रसिद्ध था। गड़गड़ाहट। कोने में बैठा युवक, जिसकी पीठ सबकी ओर थी, ने धीरे से अपना वाइन कप नीचे रख दिया, जबकि सभी लोग तमाशा देख रहे थे। जैसे ही वाइन का कप मेज पर गिरा, एक स्पष्ट ध्वनि प्रकट हुई। चेहरा तो मिलना ही चाहिए। हालांकि कई बार लोग स्वेच्छा से भी अपना चेहरा उतारना चुनते हैं। शराब का प्याला मेज पर गिरने के बाद एक उदासीन आवाज निकली। इमारत के भीतर शोर थम गया। जब कई जोड़ी आंखों ने उस दुबली आकृति के पीछे की ओर देखा तो कुछ आश्चर्य हुआ। यदि यह व्यक्ति कुशल नहीं होता तो उसे हुआंग लिंग के सामने ये शब्द बोलने के लिए मूर्ख बनना पड़ता। हुआन क्वान ने अपनी आंखें खतरनाक चापों की एक जोड़ी में सिकोड़ ली। इस समय उसकी आंखों में एक चंचलता थी जब उसने ध्रुव को देखा, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। उन्होंने लापरवाही से टिप्पणी की, आपका स्वर थोड़ा अहंकारी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, है ना? ध्रुव पलटा, हुआंग लिंग को देखकर मुस्कुराया और कहा। इस व्यक्ति ने प्रवेश करते ही वेई जेन से सीधे संपर्क कर लिया था। यह असंभव था कि ध्रुव ने उसे ध्रुव की पहचान के बारे में नहीं बताया। इसलिए हुआंग लिंग को पता होना चाहिए कि ध्रुव ही वह व्यक्ति था जिसने नौसिखिए सूची में अपनी रैंकिंग को 9वें से 10वें स्थान पर धकेल दिया था। हुआंग लिंग के चले जाने का कारण आंशिक रूप से जीना था, हालांकि ध्रुव के कारण एक गहरा कारण होने की संभावना थी। नौसिखिया सूची में 9वां ध्रुव, मैं वास्तव में जानता हूं। हालांकि उस नाम में मेरे लिए उतना मजबूत प्रतिरोध नहीं है जितना आप कल्पना करते हैं। हुआंग लिंग ने ध्रुव से शुरुआत की। मजाक करते समय उसके मुंह का कोना मुड़ गया था। ध्रुव, वो वही ध्रुव है, वो क्रूर व्यक्ति जिसने स्काई लाइटनिंग सी क्षेत्र में 5 महाप्राण विशेषज्ञों की हत्या कर दी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हुआंग लिंग से इस तरह से बात करने की हिम्मत की। हाय, देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला है। यह अफवाह है कि हुआंग लिंग पहले से ही इस बात से नाराज था कि ध्रुव ने उसे एक रैंक से नीचे धकेल दिया था। अगर वह वास्तव में वैसा ही ध्रुव है तो संभावना है कि हुआंग लिंग को भी उससे निपटना मुश्किल होगा। यद्यपि शुरुआती प्रोफाउंड डेथ स्टेज विशेषज्ञ को ढूंढना व्यवहारिक रूप से असंभव है जो नौसिखिया सूची में शीर्ष 10 व्यक्तियों से मेल खा सके, ध्रुव ने 5 शुरुआती प्रोफाउंड डेथ स्टेज विशेषज्ञों को मारने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया। अरे, इस इमारत में नौसिखिया सूची की शीर्ष 10 रैंकिंग में कई व्यक्ति हैं। उनमें से कुछ के हुआंग लिंग के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि लड़ाई में कौन बढ़त हासिल करेगा। हुआंग लिंग के शब्द सुनने के बाद इमारत के भीतर काफी हंगामा मच गया। जब उन्होंने ध्रुव को देखा तो कई जोड़ी आंखें आश्चर्य से भर गईं। ये संभावना थी कि इस अवधि के बाद ये नाम उनके लिए विदेशी नहीं रह गया था। दोनों के बीच तनाव को देखकर जीना तिकड़ी कुछ चिंतित थी। उनकी आंखें चिंता से भर गईं। ध्रुव ने तीनों की ओर अपना हाथ लहराया। उन्होंने तुरंत कहा, चलो चलें, मैं लड़ना नहीं चाहता। उसकी बातें सुनकर आसपास के सभी लोग अनायास ही अवाक रह गए। हर कोई जानता था कि हुआंग लिंग घमंडी था। हालांकि ध्रुव ने और भी अधिक दबंग अंदाज में अभिनय किया। हालांकि जैसे ही उन्होंने स्काई लाइटनिंग सी क्षेत्र में निर्दयी नरसंहार को याद किया, उनका दिल थोड़ा कस गया। उनके सामने खड़ा यह मिलनसार युवक निश्चित रूप से कोई दयालु बुद्धर नहीं था। हालांकि ध्रुव के रवैये के सामने हुआंग लिंग जैसा अहंकारी व्यक्ति इसे कैसे सहन कर सकता है? इस बारे में सोचने वाले कुछ लोग हुआंग लिंग की ओर मुड़ गए। वास्तव में उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान प्रकट हो रही थी। मैं वास्तव में ये जानना चाहता हूं कि क्या वो व्यक्ति जो मुझे रैंकिंग सूची में नीचे धकेल सकता है, उसके पास ऐसा करने की क्षमता है या वो महज एक नकली है? सभी ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। ऐसा लगता है जैसे हुआंग लिंग वास्तव में ध्रुव के पीछे था। हाँ भाई हुआंग लिंग, ऐसा लगता है कि आप मुसीबत में पड़ गए हैं। अचानक हंसी की आवाज आई जबकि माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया। इससे पहले कि दो शख्सियतें लापरवाही से बाहर निकल जाएं, पीछे की भीड़ अलग हो गई। ये दोनों लोग दिखने में सामान्य थे, लेकिन उनसे जो आभा अस्पष्ट रूप से निकलती थी, उससे किसी का भी दिल धड़कने लगता था। कुछ जानकार तो ऊंचे स्वर में चिल्लाने भी लगे। आई स्पिरिट संप्रदाय से चेन किंग और स्काई शार्क संप्रदाय से लीलिन, टीएसके, वे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो नौसिखिया सूची में 7वें और 8वें स्थान पर है। ओवरफ्लोइंग सी संप्रदाय, स्काई शार्क संप्रदाय और आई स्पिरिट संप्रदाय बेहद करीब हैं और इन तीनों का बेहद करीबी रिश्ता है। टीएसके, उन तीनों के एक साथ होने से ध्रुव भी बहुत दबाव महसूस करेंगे।
उन दोनों को देखने के बाद हुआंग लिंग की आंखों में एक उत्साहपूर्ण भाव प्रकट हुआ। वो जल्दी से फीकी आवाज में बोला, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मैं भाई ध्रुव के साथ मारपीट का आदान प्रदान करना चाहता हूँ, जो हाल ही में रैंकिंग में मुझसे आगे निकल गया है। ध्रुव, हो, मैंने उसके बारे में सुना है। ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच काफी कुशल है। मैं भी उनके बारे में काफी उत्सुक हूँ। ली लिन, जो शार्क की खाल से ढकी हुई थी, ने ध्रुव पर नजर डाली। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी मुस्कान थी। अराजक दानव सागर से बाहर किसी व्यक्ति के लिए यहाँ इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करना आदर्श नहीं है। चेन किंग मुस्कुराया, हालांकि उसकी वो मुस्कान ठंडी ब्लेड जैसी आभा से भरी हुई थी। उन दोनों ने जो शब्द स्पष्ट रूप से कहे उससे ध्रुव को कोई सम्मान नहीं मिला। इसके अलावा वे बाद वाले से भी नहीं डरते थे। आखिरकार उन दोनों की अराजक दानव सागर में काफी शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। इसके अतिरिक्त उनके पास आश्चर्यजनक रूप से महान प्रतिभा भी है और अराजक दानव सागर में शायद ही कोई था जिसने उन्हें उकसाने की हिम्मत की हो। इस बीच उन्होंने ध्रुव के बारे में भी सुना था, हालांकि वे उसकी दाव संप्रदाय की पृष्ठभूमि से भयभीत नहीं थे। आखिरकार यह अराजक दानव सागर था और पूर्वी हुआन क्षेत्र में एक सुपर संप्रदाय की इतनी लंबी पहुंच नहीं थी। जीना तिकड़ी ने तीनों व्यक्तियों को डरावनी आभा से देखा, इससे पहले कि उनके भाव थोड़े बदसूरत हो गए। तुरंत वे अपनी मुठियां भींच लेते हैं। फिर भी नौसिखिया सूची के शीर्ष 10 में से 3 व्यक्तियों के सामने शांत रहना उनके लिए असंभव था। इसके अलावा उनका समर्थन करने वाले 3 महान गुड बाइजा दल से भी अधिक शक्तिशाली थे। बेहतर होगा कि आप मेरे और मिस जीना के बीच के मामले में अचानक हस्तक्षेप न करें। दूसरे लोग आपसे डर सकते हैं ध्रुव, लेकिन मैं नहीं। हुआंग लिंग को अपने 2 अच्छे दोस्तों के समर्थन से बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने धीमी और गहरी आवाज में बोलते हुए ध्रुव की आंखों में बर्फीलापन देखा। मिस जीना, कृपया मेरे साथ आए। उसकी आवाज सुनाई देने के बाद हुआंग लिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिसके बाद उसने अनाप शनाप तरीके से जीना की कलाई पकड़ ली। आखिरकार उसे विश्वास नहीं था कि नौसिखिया सूची के शीर्ष 10 में से 3 क्रूर व्यक्तियों के सामने ध्रुव उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेगा। हालांकि उसके दिल में यह विचार था, उसने अचानक महसूस किया कि जैसे ही उसका हाथ जीना की कलाई पर पड़ा, एक हिंसक और क्रूर जानवर जैसी आभा फूट पड़ी। टकराना एक हथेली चिमटे की तरह बिजली की गति से फैली हुई थी। उसने हुआंग लिंग को मेज पर जोर से पटकने से पहले उसकी बांह पकड़ ली। पूरी मेज तुरंत धूल में बदल गई। आप! हुआंग लिंग क्रोधित हो गया और उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ध्रुव को अचानक अपना सिर उठाते हुए देखा। उसकी गहरी और काली आंखें, जो अभी भी काफी शांतिपूर्ण दिख रही थीं, उनमें से एक क्रूर और ठंडी आभा उभर रही थी। एक बच्चा जो दयालुता की सराहना करना नहीं जानता। ध्रुव के मुंह से धीरे धीरे कुछ घनी आवाज निकली। शराब का जार हवा में उठने से पहले उसने अपनी आस्तीन लहराई, जिसके बाद इसके साथ एक चौंकाने वाली हवा आई और यह कई स्तब्ध जोड़ी आंखों के सामने हुआंग लिंग के चेहरे पर बेरहमी से टकराए। टकराना शराब के सभी दिशाओं में बिखरने से पहले ही शराब का जार टूट गया। जार के टुकड़ों ने हुआंग लिंग के चेहरे को काट दिया, जिससे कई खूनी निशान पड़ गए। इस बीच एक शक्तिशाली शक्ति ने हुआंग लिंग को तब तक हिलाया जब तक कि वह दयनीय स्थिति में दर्जनों कदम पीछे की ओर लड़खड़ाने नहीं लगा। इमारत के कई विशेषज्ञों ने खून से लथपथ हुआंग लिंग को देखा, जिसका चेहरा विकृत हो गया था, और बगल में चेन किंग और ली लिन के उदास चेहरे थे। उनके मुंह फटे हुए थे। ऐसा लगता है कि यह घटना शांतिपूर्ण तरीके से खत्म नहीं होगी। अध्याय 998 लड़ाई डोंग डोंग। शराब के कप के टुकड़े जमीन पर गिरे और पूरी इमारत में एक स्पष्ट आवाज फैल गई, जिससे भीड़ के दिल उछल पड़े। हुआंग लिंग के खून से सने चेहरे को देखते हुए कई जोड़ी आंखें हल्की हल्की हिल गईं, जिसके बाद उन्होंने शांत दिखने वाले ध्रुव पर नजर डाली, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने कुछ भी नहीं किया हो और उन सभी ने चुपचाप शराब पी ली। वो वास्तव में एक डरावना व्यक्ति था जिसने 5 महाप्राण विशेषज्ञों को मार डाला था। जब उसने हमला किया तो उसने कोई दया नहीं दिखाई। इस समय हुआंग लिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी विकृत थी। हालांकि उसका चेहरा खून से लथपथ था, फिर भी वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। हालांकि उनकी शक्ल से वे थोड़े दुखी लग रहे थे। साले, आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। हुआंग लिंग की पहचान को देखते हुए उसे पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं झेलना पड़ा था। तुरंत उसकी आंखों में अभिव्यक्ति क्रूर हो गई, क्योंकि उसके दिल के भीतर से बाढ़ के पानी की तरह जानलेवा इरादा अनायास ही उमड़ पड़ा। टकराना। हुआंग लिंग की भयावह आवाज के बाद बेहद राजसी युआन पावर अचानक उसके शरीर के भीतर से बाहर निकल गई। बेहोश डेथ क्यूई इसके भीतर मौजूद थी, जिससे ये बेहद घातक हो गया था। ये तथ्य कि यह हुआंग लिंग नौसिखिया सूची में 9वें स्थान पर चढ़ने में सक्षम था, उसके कौशल का प्रमाण था। उनकी आभा अकेले ही एक सामान्य प्रारंभिक महाप्राण विशेषज्ञ से कहीं अधिक थी,
जो लोग नौसिखिया सूची में शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते थे, उन्होंने उसी साधना चरण के अन्य लोगों को हरा दिया था। वास्तव में हुआंग लिंग ने पहले भी प्रारंभिक महाप्राण विशेषज्ञों को मार डाला था। ये स्पष्ट था कि उसे कष्ट सहना पड़ा क्योंकि उसे पहले ही सतर्क कर दिया गया था। आखिरकार उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव वास्तव में इतना साहसी था कि उसके दो अच्छे दोस्तों के समर्थन के बावजूद भी उस पर हमला कर सकता था। वाह! हुआंग लिंग की आंखें अंधेरी और ठंडी थीं क्योंकि उसका शरीर अचानक आगे की ओर बढ़ गया था। राजसी युआन पावर उसके हाथ में इकट्ठा हो गई और वास्तव में उसने एक बाघ के सिर का आकार ले लिया। बाघ के सिर ने अपना क्रूर और खूनी मुंह खोला। इसके नुकीले दांत असीमित संपीड़ित युआन पावर से बने थे और एक असामान्य तेज युआन पावर का उतार चढ़ाव उनके भीतर से फैल गया था। टाइगर टीथ फोर्स। बाघ की दहाड़ सुनते ही हुआंग यंग के मुंह से धीमी और गहरी चीख निकली। उपस्थित कई लोगों ने महसूस किया कि उनके चेहरे पर एक भयानक आभा उभर रही है और यहां तक कि हवा से भी एक तेज ध्वनि विस्फोट हो रहा है। जाहिर है हुआंग यंग बेहद गुस्से में थी। उसने ध्रुव की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वो तुरंत ध्रुव की जान लेना चाहता था। ध्रुव, सावधान रहें। जीना तिकड़ी ने जल्दबाजी में चेतावनी दी जब उन्होंने हुआंग यन को आक्रामक रूप से आगे बढ़ते देखा। हुआंग यन का शरीर बिजली की तरह चमक रहा था। कुछ ही समय में वो ध्रुव के सामने आ गया। जैसे ही उसने आगे की ओर मुक्का मारा, उसकी आंखें भयावह रूप से ठंडी हो गईं। परिणामी बल के कारण आसपास की सभी मेजें और कुर्सियां धूल में बदल गईं। टाइगर टीथ पंच को बेरहमी से आगे की ओर फेंका गया। जैसे ही यह ध्रुव पर हमला करने वाला था, अचानक हरी रोशनी खिल गई। तुरंत एक स्पष्ट ड्रैगन दहाड़ गूंज उठी, जिसके बाद एक हरे रंग की रोशनी वाली मुट्ठी आगे बढ़ी और टाइगर टीथ पंच पर जोर से पटक दी। टकराना। एक धीमी और गहरी ध्वनि इमारत के भीतर बहरा कर देने वाली तरीके से फैल गई, जबकि नग्न आंखों को दिखाई देने वाली लहरें भी तेजी से फैल गईं। यह नजारा देख आसपास के विशेषज्ञ तुरंत पीछे हट गए। संभावना है कि उन्हें इस मामले में घसीटे जाने का डर था। दो क्रूर मुट्ठी सेनाएं गतिरोध में बंद थीं। हुआंग लिंग की अभिव्यक्ति कुछ सांसों के बाद अचानक बदल गई, केवल ये देखने के लिए कि उसका टाइगर टीथ पंच वास्तव में एक चौंकाने वाली दर से पराजित हो रहा था। जैसे ही बल तितर बितर हुआ, एक हाथ भूत की तरह उसके बचाव में घुस गया और बिजली की गति से उसकी छाती पर आ गिरा। बूम! मांस के मांस से टकराने की धीमी और गहरी आवाज फैल गई। इसके तुरंत बाद हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि हुआंग लिंग का शरीर वास्तव में पीछे की ओर उड़ गया था, जिसके बाद वो जोर से जमीन पर गिर पड़े। उसका शरीर जमीन से टकराया और 1 दर्जन मीटर लंबा निशान छोड़ गया, इससे पहले कि वो बुरी तरह रुक जाता। सभी ने हुआंग लिंग की ओर देखा, जिन्हें एक बार फिर हार के कारण पीछे धकेल दिया गया था क्योंकि उनकी पुतलियां सिकुड़ गई थीं। पिछले आदान प्रदान के दौरान ये कहा जा सकता है कि हुआंग लिंग को सतर्क कर दिया गया था, हालांकि इस बार उनके पास कोई बहाना नहीं था। एक कारण था कि ध्रुव ने हुआंग लिंग की जगह ली और 9वां स्थान प्राप्त किया। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि स्काई लाइटनिंग सी क्षेत्र में हुई घटना सच थी। जैसा मैंने कहा, मुझे उकसाओ मत। हुआंग लिंग को मुके से पीछे धकेलने के बाद ध्रुव धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी काली काली आंखों में एक बर्फीली आभा उभर आई, जबकि उसके शरीर के चारों ओर चमकदार हरी रोशनी फैल गई। हुआंग लिंग के आक्रामक रवैये ने ध्रुव की हत्या के इरादे को स्पष्ट रूप से जगा दिया था। ध्रुव, तुम इस जगह पर बेतहाशा दुस्साहस कर रहे हो? चेन क्विंग और ली लिन के भाव तब बदल गए जब उन्होंने देखा कि हुआंग लिंग को वास्तव में ध्रुव द्वारा बदले में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था। वे उदास भावों के साथ तुरंत आगे बढ़े और ध्रुव के रास्ते में खड़े हो गए। ध्रुव ने इन दो अमित्र व्यक्तियों को घूरकर देखा। वह आगे बढ़ता रहा, सीधे उन दोनों की ओर बढ़ा। आप मौत को दावत दे रहे हैं। जब चेन किंग जोड़ी ने ध्रुव की हरकतें देखी तो उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। जैसे ही वे एक साथ आगे बढ़े, राजसी युआन पावर ने आसपास की जगह पर तब तक दबाव डाला जब तक कि उसमें विस्फोट नहीं हो गया। दोनों ने अपनी हथेलियां आगे की ओर फेंकी जो सीधे ध्रुव की ओर गईं। झपट्टा मारना। ध्रुव के शरीर पर हरी रोशनी चमकी जैसे ही उसने सीधी रेखा में उनकी ओर गोली चलाई। उसने विस्मयादिबोधक की श्रृंखला के बीच तेज हथेलियों की जोड़ी को अपने शरीर पर उतरने की अनुमति दी। हालांकि जब ताड़ की हवाएं ध्रुव के शरीर पर गिरी तो मांस से टकराने की धीमी और गहरी आवाज प्रकट नहीं हुई। इसके बजाय चेन किंग जोड़ी के हथेली के हमले सीधे ध्रुव के शरीर से होकर गुजरे। आफ्टर मैच चेन किंग की जोड़ी के हाव भाव काफी हद तक बदल गए जब उन्होंने देखा कि उनकी हथेली के हमले ध्रुव से होकर गुजर रहे थे। वे अचानक पीछे मुड़े और देखा कि ध्रुव पहले से ही प्रेत की तरह उनके पीछे आ चुका था। कितनी तेज गति! इमारत में चौकस व्यक्तियों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनकी कई अभिव्यक्तियां शीघ्र ही गंभीर हो गईं। ध्रुव की गति स्पष्ट रूप से काफी भयानक स्तर तक बढ़ गई थी।
वास्तव में वो इतना तेज था कि चेन किंग की जोड़ी भी उसका पता लगाने में असमर्थ थी। मुझे डर है कि यह साथी ताकत 9वें स्थान से अधिक होनी चाहिए। कई लोग गुप्त रूप से चौंक गए। वर्तमान स्थिति से ध्रुव के पास जो ताकत थी वो स्पष्ट रूप से उनकी रैंकिंग से आगे निकल गई थी। कम से कम यहां तक कि छठी रैंक वाला व्यक्ति जो चेन किंग से ऊपर था, निश्चित रूप से उन दोनों से आसानी से गुजरने में असमर्थ था। वास्तव में दिलचस्प, एक मंजिल ऊपर नीले कपड़े पहने एक आदमी एक खंभे के सहारे झुक गया और नीचे की लड़ाई को बड़े ध्यान से देख रहा था। इस आदमी के हाथ चमचमाते सफेद थे और उसकी कलाई पर एक अजीब सा चमकता हुआ चिन्ह था। अगर किसी ने करीब से देखा तो वह एक सफेद हाथी की सील लग रही थी। वो काफी शक्तिशाली है। इसके अलावा वो मानसिक ऊर्जा में भी कुशल है। नीले कपड़े पहने हुए आदमी के बगल में एक भूरे कपड़े वाला आदमी था। वो दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखें असाधारण रूप से चमकीली थीं। यदि कोई उन्हें बहुत देर तक देखता रहे तो वह चकित और चक्कर में पड़ जाएगा। भले ही चेन किंग तिकड़ी सेना में शामिल हो जाए, लेकिन यह संभावना नहीं है कि ध्रुव के खिलाफ लड़ाई में उन्हें कोई फायदा होगा। इस बार उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। नीले कपड़े वाला आदमी हंसा। भूरे कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया। उसकी नजर बिल्डिंग के एक कोने की ओर गई। हालांकि वो व्यक्ति अधिकतर हस्तक्षेप करेगा। हुआंग लिंग के समूह के साथ उसके अच्छे संबंध हैं और वो ध्रुव को उन्हें मारने की अनुमति नहीं देगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपकी स्थिति का लालच कर रहा है ना? संभावना है कि वह आज तुम्हें चुनौती देगा। नीले कपड़े पहने आदमी ने लापरवाही से सिर हिलाया। वो व्यक्ति अग्रिम महाप्राण में प्रवेश करने वाला है। ओह! भूरे कपड़े पहने आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। जब दोनों बातें कर रहे थे, ध्रुव दुखी दिखने वाले हुआंग लिंग के पास दिखाई दिया। उसने बिजली की गति से हुआंग लिंग के माथे की ओर असामान्य रूप से तेज सर्पिल हवा के झोंके के रूप में अपनी उंगली घुमाए। हुआंग लिंग की हथेली जमीन पर पटक गई और उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर उछला। जब उसने उस आने वाले हमले को रोकने की कोशिश की तो उस पर ताड़ के कुछ हमले किए गए। झटका! हुआंग लिंग का शरीर 100 फीट पीछे चला गया था जब उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसकी आंखों ने उस क्षेत्र को देखा और वह स्तब्ध रह गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ध्रुव रहस्यमय तरीके से उसके पीछे आ गया था। ध्रुव की आंखें उदासीन थीं क्योंकि उसके हाथ ने ब्लेड का आकार बना लिया था। जैसे ही उसने हवा में वार किया और हुआंग लिंग को निर्दयता से काटा तो हरी रोशनी चमक उठी। उस दुर्जेय रुख ने हुआंग लिंग को चकमा देने की अनुमति नहीं दी। ध्रुव की हथेली का ब्लेड हुआंग लिंग के शरीर को काटने ही वाला था कि उसकी आंखें अचानक कठोर हो गईं। एक अत्यंत चौंकाने वाली शक्ति बिजली की गति से उसकी पीठ पर एक घातक स्थान की ओर गोली चला रही थी। ध्रुव के कदम रुक गए। वो तुरंत पलटा और एक मुक्का मारा। हरी बत्ती चमकी और उसके मुक्के ने बल को तितर बितर कर दिया जबकि उसका शरीर थोड़ा हिल गया। इसके तुरंत बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया और इमारत के एक कोने की ओर देखा, जहां रेलिंग पर शराब का जार पकड़े एक आकृति बैठी थी। जब उस आदमी ने ध्रुव को देखा तो उसके चेहरे पर उदासीन भाव था। इस समय आसपास की निगाहें शराब का जार पकड़े हुए आकृति की ओर घूम गईं। जैसे ही शोर मचाने वाली इमारत अचानक शांत हो गई, उनके भाव बदल गए। अध्याय 999 तांग जिनलियन भूरे कपड़े पहने आदमी शराब का एक जार पकड़े हुए रेलिंग पर उदासीन भाव से बैठा था। वह धीरे से झुका और ध्रुव रायजादा की ओर लापरवाही से देखा। हालांकि उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन उनसे एक ऐसी आभा निकल रही थी जिसके कारण किसी का भी दिल धड़कने लगा था। बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग उस आदमी की ओर देखने लगे। उनमें से कुछ की आंखों के भाव धीरे धीरे बदल गए जबकि उनके भाव गंभीर हो गए। उपरोक्त सभी संकेतों से पता चलता है कि यह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। बड़े भाई किंग टैंग कुछ हद तक दुखी दिखने वाले हुआंग लिंग ने उस आदमी की ओर देखा। जैसे ही उसने जल्दी से पुकारा, उसकी आंखों में एक बेतहाशा खुशी उमड़ पड़ी। किंग टैंग! ये सुनकर ध्रुव रायजादा का दिल थोड़ा हिल गया। तभी उन्हें दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि का एहसास हुआ। नौसिखिया सूची में चौथा, इल्यूशन डेमन किंग टैंग। इस समय कुछ धीमे उद्गार भी पूरे भवन में धीरे धीरे फैलने लगे थे। जाहिर है किंग टैंग काफी मशहूर थे। वास्तव में यहां भी कई शक्तिशाली विशेषज्ञों से भरी जगह में उनके नाम पर अभी भी काफी चौंकाने वाली बाधा है। दोस्त, तुम अपनी सीमाएं जानते हो, भले ही तुम दूसरों को सबक सिखाना चाहते हो। किंग टैंग ने ध्रुव रायजादा को उदासीनता से देखा और धीमी आवाज में बोला, मुझे परेशानी की तलाश करना पसंद नहीं है। हालांकि अगर समस्याएं मेरे दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो मुझे उन्हें खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं है। ध्रुव रायजादा का स्वर भी उतना ही उदासीन था और उन्हें दूसरे पक्ष की पहचान के कारण थोड़ा सा भी डर महसूस नहीं हुआ। थोड़ा अहंकारी, लेकिन फिर भी आपके पास ऐसा करने की क्षमता है। किंग टैंग ने खून से लथपथ और दुखी दिख रहे हुआंग लिंग को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा,
शुरुआत में मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता था, हालांकि मेरा उनसे रिश्ता है। आप उससे माफी क्यों नहीं मांगते और हम दिखावा कर सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। आप क्या कहते हैं? ये सुनकर ध्रुव रायजादा मुस्कुराया। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और धीरे से उत्तर दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। आइए फिर हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। किंग टैंग ने मन ही मन बुदबुदाया। स्पष्ट रूप से वह ध्रुव रायजादा के उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं थे। वो तुरंत कई जोड़ी आंखों के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर थोड़ा सा कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसमें एक चौंकाने वाला तेज धीरे धीरे फैल रहा है। ये देखकर सभी ने अपनी भौहें चढ़ा ली। ऐसा लगता है कि किंग टैंग हस्तक्षेप करने और हुआंग लिंग से बदला लेने में मदद करने की योजना बना रहा था। उस व्यक्ति के पास वास्तव में एक विस्तृत नेटवर्क था। किंग टैंग ध्रुव रायजादा की ओर चला गया। एक राजसी आभा उठी और तूफान की तरह पूर्व के शरीर के भीतर से बह गई। ध्रुव रायजादा की अभिव्यक्ति शांत थी जब उसने किंग टैंग को देखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसकी आंखों के भीतर से एक हरी रोशनी भी तेजी से उभरी थी। वो समझ सकता था कि किंग टैंग काफी शक्तिशाली था। टकराना। किंग टैंग के कदम ध्रुव रायजादा से लगभग 10 फीट की दूरी पर रुके। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदमों की आहट से आसपास की हवा भी ठोस हो गई हो। ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत तेज हो। संयोग से ये भी एक ऐसी चीज है जिसमें मैं विशेषज्ञ हूँ। मुझे आश्चर्य है कि अगर हम दोनों की तुलना की जाए तो कौन तेज है। किंग टैंग ध्रुव रायजादा की ओर हंसे। जैसे ही किंग टैंग की हंसी की आवाज आई, ध्रुव रायजादा की आंखें अचानक कठोर हो गईं। उसका शरीर अचानक कांप उठा। टकराना। ध्रुव रायजादा के पीछे अचानक एक नुकीली हथेली दिखाई दी, जिसके बाद वो बेरहमी से नीचे पटक दिया और बिजली जैसी गति से उसकी पीठ पर वार किया। स्विश। हथेली एक बार फिर चूक गई, जिसके बाद ध्रुव रायजादा का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। जब वो अगली बार प्रकट हुआ तो वह पहले से ही हथेली के पीछे था, जिसके बाद उसका पैर बेरहमी से पहाड़ को चीरता हुआ आगे की ओर झूल गया। बूम। एक हाथ सामने आया और उसने ध्रुव रायजादा की तेज किक को रोक दिया। एक चौंकाने वाली हवा फैल गई और दोनों आकृतियां कुछ कदम पीछे चली गईं। कितनी तेज गति! इससे पहले कि उनकी आंखें थोड़ी और गंभीर हो जाती, इमारत के भीतर मौजूद कई विशेषज्ञों ने दोनों विशेषज्ञों को प्रेत की तरह मारपीट करते हुए देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले उन दोनों के हमलों को पहचानने में कामयाब नहीं हुए थे। आप वास्तव में मेरी गति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम है। प्रभावशाली। किंग टैंग की आंखों में एक अजीब भाव था जब उसने ध्रुव रायजादा को देखा। नौसिखिया सूची में शीर्ष 10 में भी उनकी गति काफी उत्कृष्ट मानी जाती थी। हालांकि ऐसा लगता है कि ध्रुव रायजादा भी इस पहलू में भी विशेषज्ञ है। मैं अब और भी अधिक उत्सुक हो रहा हूं। किंग टैंग हंसे और उनकी आंखों में उत्साह जाग उठा। उसने तेजी से कदम आगे बढ़ाया। शक्तिशाली युआन शक्ति बढ़ी। स्पष्टतः उसका इरादा अपनी वास्तविक क्षमताओं का उपयोग करने का था। ये देखकर ध्रुव रायजादा के हाथ धीरे धीरे सख्त हो गए। जैसे ही उसने किंग टैंग को देखा तो उसकी आंखों में भी एक तीव्र भाव उभर आया। आप दोनों, इस स्थान का उपयोग मेरे प्रज्वल दल द्वारा दुनिया भर से विभिन्न शक्तिशाली व्यक्तियों के स्वागत के लिए किया जाता है। क्या आप दोनों का यहाँ लड़ना थोड़ा अनुचित नहीं है? हालांकि उस स्थान पर अचानक एक सुंदर चांदी की घंटी जैसी आवाज सुनाई दी, क्योंकि वे दोनों तनावपूर्ण माहौल के बीच फिर से हमला करने वाले थे। इमारत के भीतर कई जोड़ी आंखें तेजी से आवाज की दिशा में घूम गईं। बाद में उन्होंने चमकीले लाल कवच पहने गार्डों के एक बड़े समूह को देखा, जो अचानक इमारत के मुख्य द्वार की दिशा से बढ़ रहे थे। उन पहरेदारों के सामने एक सुगठित सुंदरी खड़ी थी। महिला ने लाल मुलायम कवच पहन रखा था, जो उसके शरीर से मजबूती से चिपका हुआ था। इसने उसके सेक्सी उभारों को रेखांकित किया, जिससे इमारत में मौजूद कई लोगों की आंखों में एक चमकदार चमक आ गई। उसके थोड़े सुडौल लाल बाल उसकी कमर तक पहुंचते थे, जिससे वो कुछ हद तक मनमोहक लगती थी। उसका चेहरा भी बेहद सुंदर था। उसकी भौहें एक तस्वीर की तरह थी और उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी। यह महिला सचमुच आकर्षक थी। हालांकि उसके माथे पर एक वीरतापूर्ण आभा थी जो किसी पुरुष से कमतर नहीं थी। उसकी वीरतापूर्ण आभा और आकर्षण के मिश्रण से उत्पन्न प्रलोभन ने स्पष्ट रूप से कई पुरुषों के दिलों को धड़कने का कारण बना दिया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रकट हुआ है। ऊपरी मंजिल पर नीले कपड़े पहने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए इस लाल रंग की आकृति को देखा, जिसने उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उसकी आमतौर पर उदासीन आंखों में आकर्षण की भावनाएं झलक उठी। ये छोटी दादी ऐसी कोई नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। बगल में भूरे कपड़े पहने आदमी ने भी अपना मुंह फैलाया। उसके स्वर में सावधानी थी। उस जगह पर थोड़ी देर की शांति के बाद कई निजी बातचीत तेजी से फैलने लगी। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे बातचीत का विषय लाल बख्तरबंद सुंदरता पर केंद्रित था। हे, वो प्रज्वल दल की फ्लेम परी तांग जिनलियन होनी चाहिए। वो सचमुच बहुत सुंदर है।
ऐसी अफवाह है कि वह मेलुहा की पहली शिष्या है और वह उससे बेहद खुश है। कौन जानता है, वो भविष्य में प्रज्वल दल की उत्तराधिकारी भी बन सकती है। यह सही है, जो कोई भी इस सुंदरता का प्रशंसक होगा वो मूल रूप से एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ऐसी औरत को कोई आम आदमी कैसे वश में कर सकता है? ध्रुव रायजादा अपने आसपास की बातचीत सुनने के बाद उस हॉट और खूबसूरत महिला को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। यह अप्रत्याशित था कि नौसिखिया सूची में दूसरा व्यक्ति वास्तव में इतना खूबसूरत था। हाँ, यह अप्रत्याशित है कि मिस टैंग भी सामने आई है। किंग टैंग तुरंत हंस पड़े। तान शिनलियन की उपस्थिति के सामने उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई थी। किंग टैंग, यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप मनमानी कर सके। यह सही है, क्या आपने लड़ना खत्म कर लिया है? टैंग जिनलियन ने किंग टैंग पर नजर डाली और नाजुक आवाज में हंसे। तान शिनलियन की मुस्कान देखकर किंग टैंग हंसे। उन्होंने कहा, चूंकि मिस टैंग ने बात कर दी है, इसलिए आज मामला स्वाभाविक रूप से यही समाप्त हो जाएगा। कहते हुए वो ध्रुव रायजादा की ओर मुड़ा। उसने अपना कंधा उचकाया। हमें आगामी प्रतियोगिता में मिलने का अवसर मिलने की संभावना है। उस समय मैं तुम्हारी पूरी ताकत का स्वाद चखूंगा। मैं हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हूं। ध्रुव रायजादा मुस्कुराया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किंग टैंग ने ध्रुव रायजादा को देखा। एक क्षण बाद वह मंद मंद मुस्कुराया और बेहद असंतुष्ट हुआंग लिंग की ओर अपना हाथ लहराया। ये देखकर वह केवल सिर हिला सका। चूंकि तान शिनलियन भी प्रकट हो चुका था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि बेहतर होगा कि वह और अधिक परेशानी पैदा न करे। ध्रुव रायजादा, क्या तुम ठीक हो? इस समय जीना और अन्य महिलाओं ने ध्रुव रायजादा को घेर लिया। उनकी सुंदर आंखें चिंता से भर गईं। ध्रुव रायजादा मुस्कुराए और अपना हाथ हिलाया। वो बस बोलने ही वाला था कि उसने अपनी आंखों के कोने से देखा। तांग शिनलियन धीरे से अपने कदम हिला रही थी और उसकी ओर चल रही थी। तांग शिनलियन निस्संदेह इस इमारत के भीतर ध्यान का केंद्र था। इसलिए जब सभी ने देखा कि वह न केवल लड़ाई रोकने के बाद जाने में विफल रही, बल्कि उसने ध्रुव रायजादा की ओर चलने का विकल्प चुना, तो सभी ने अपनी भौहें चढ़ा ली। इसलिए जैसे ही उनकी आंखें आंशिक रूप से उस दिशा में गईं, उनकी फीकी आवाजें कम हो गईं। तांग शिनलियन ध्रुव रायजादा के सामने रुका। उसकी उज्ज्वल आंखें बाद वाले पर केंद्रित थीं। मिस टैंग, मामला क्या है? ध्रुव रायजादा को उसकी अनियंत्रित दृष्टि के कारण थोड़ा असहज महसूस हुआ। वो जल्दी से शुष्क हंसा और पूछा, क्या आप वही ध्रुव रायजादा हैं? तांग शिनलियन ने अपनी सुंदर भौं उठाई और पूछताछ की। मैं वास्तव में ध्रुव रायजादा हूं। हालांकि मैं नहीं जानता कि क्या मैं वही व्यक्ति हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ध्रुव रायजादा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ऐसा क्यों है कि वह इस महिला की आवाज में एक अमित स्वर का पता लगा सका? क्या ये पहली बार नहीं है कि वे मिले? मालिक कहते हैं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। टैंग जिनलियन की नजर ध्रुव रायजादा पर पड़ी और वो कुछ ईर्ष्यालु स्वर में बोली, हालांकि मैं इसे नहीं देख पा रही हूं। ध्रुव रायजादा अवाक था। ऐसा लगता है कि यह महिला मेलुहा द्वारा दिए गए मूल्यांकन से नाखुश थी। मेरे पीछे आओ, मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तांग जिनलियन ने अपनी कमर को फैलाया, जिससे किसी की भी लार टपक सकती थी। जाने के लिए मुड़ने से पहले उसने ध्रुव रायजादा को एक मनमोहक मुस्कान दी। साथ ही उसने ध्रुव रायजादा पर अपनी लंबी संकीर्ण और आकर्षक पीठ की एक छवि छोड़ी। अध्याय 1000 स्थिर जल गहरा बहता है। जैसे ही ध्रुव ने तांग शिनलियन की आकर्षक आकृति को देखा, वो थोड़ा चौंक गया। मेलुहा वास्तव में अच्छी तरह से सूचित था। उसे फेयरी फ्लेम सिटी पहुंचे अभी कुछ ही समय हुआ है, फिर भी उसकी उपस्थिति का पता मेलुहा को पहले ही लग गया था। आसपास के शक्तिशाली व्यक्तियों की आंखों में भी कुछ हद तक चौंका देने वाले भाव थे जब उन्होंने ध्रुव को देखा। स्पष्ट रूप से उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उसका मेलुहा से कोई संबंध होगा। चल दर, ध्रुव ने जीना और लीना तिकड़ी के स्तब्ध चेहरों पर मुस्कुराते हुए कहा। उसने यहाँ इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, इसलिए उन्हें इस स्थान पर छोड़ने में डर लग रहा था। उसकी आवाज सुनाई देने के बाद ध्रुव ने अपने पैर उठाए और तांग जिनलियन का पीछा किया। जीना और लीना तिकड़ी तेजी से उसके पीछे चलने से पहले एक पल के लिए झिझकी। समूह के निर्णायक ढंग से चले जाने के बाद इमारत से कुछ शोर फैल गया। संभावना है कि वे ध्रुव और मेलुहा के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये सचमुच अप्रत्याशित है। बुजुर्ग मेलुहा वास्तव में ध्रुव से अकेले मिलना चाहते हैं। ऊपरी मंजिल पर बैठे नीले कपड़े पहने आदमी ने कुछ आश्चर्य के साथ इस दृश्य को देखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि यह ध्रुव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसके बगल में खड़े होकर भूरे कपड़े पहने व्यक्ति ने गंभीर स्वर में अपने विचार व्यक्त किए। शो खत्म हो गया, चलो भी चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। बिजली बजाज प्राचीन निशान का आकर्षण वास्तव में असाधारण है। नीले कपड़े पहने व्यक्ति खड़ा हुआ और हंसा और फिर अचानक मुड़कर चला गया।
भवन में शो समाप्त होने के बाद माहौल ने भी अपनी प्रारंभिक जीवंतता प्राप्त कर ली। एक व्यक्ति जो काले वस्त्र में लिपटा हुआ था, अपने आसपास की परवाह किए बिना एक अनजान कोने में खा रहा था और पी रहा था। ऐसा लगता है कि इमारत में पिछला हंगामा उसका ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा था। ध्रुव, उसके काले लबादे के नीचे से अचानक एक कर्कश आवाज निकली, जिसके बाद उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। काले लबादे के नीचे उसके चेहरे का एक कोना खुला हुआ था। हालांकि कपड़े का एक काला टुकड़ा था जिसने उसके चेहरे को ढक दिया था और इससे वो अपेक्षाकृत रहस्यमय लग रहा था। ओह, क्या वह आ गया है? जैसे ही वो अपने आप से बुदबुदाया, अचानक उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। उसकी आंखें धीरे धीरे कठोर हो गईं। अपने हाथ में शराब का प्याला धीरे से नीचे करते हुए वो सीधे इमारत की खिड़की की ओर मुड़ा और बाहर उड़ गया। अंततः वो तेजी से रात के आकाश में गायब हो गया। ध्रुव एक बार फिर एक राजसी बड़े हॉल में मेलुहा से मिले। इन 2 महीनों के दौरान उत्तरार्ध में अधिक बदलाव का अनुभव नहीं हुआ। हालांकि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे फ्लेम डिवाइन हॉल में थे। उनके माथे पर शक्तिशाली आभा सघन हो गई थी। जैसे ही ध्रुव ने तांग जिनलियन का पीछा किया और अंदर चला गया, मेलुहा की नजर थोड़ी विचलित हो गई और उसने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए युवा व्यक्ति को देखा। एक पल के लिए वो थोड़ा विचलित हो गया, क्योंकि उसने ध्रुव के शरीर के भीतर 2 बेहद विशाल और परिचित ऊर्जाओं को महसूस किया। वे विनाशक प्राचीन निशान और बिजली बजाज प्राचीन निशान थे। ये बंदा, तुम वास्तव में सफल होने में कामयाब रहे, एक आह भरते हुए मेलुहा ने धीरे से कहा। ये सब बड़े मेलुहा का धन्यवाद है, ध्रुव ने पूर्व की ओर हाथ बढ़ाते हुए ईमानदारी से उत्तर दिया। हालांकि मेलुहा ने उसे 3 चालें प्राप्त करने के लिए चुनौती देकर उसे बाधित किया था। वह अपने दिल में अच्छी तरह से जानता था कि अगर मेलुहा वास्तव में नहीं चाहता कि वो बिजली बजाज प्राचीन निशान प्राप्त करे, तो चाहे वो अपनी जान जोखिम में डाल दे, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ होगा अंतिम परिणाम बदलने के लिए। चाहे उसके तुरुप के पत्ते कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह उनके बीच की भारी खाई को पाट नहीं सका। आप मुझसे 3 हमले प्राप्त करने में सक्षम थे। अगर मैंने रास्ता नहीं दिया, तो मेरे पास अपना पुराना चेहरा छिपाने के लिए कहीं भी नहीं होगा। वास्तव में किंग जी और बाकी लोग भी मुझ पर हंसना शुरू कर सकते हैं। मेलुहा के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस दिन ध्रुव के प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट थे। उसके बगल में खड़े होकर टैंग जिनलियन ने ध्रुव को संदेह से भरी आंखों से देखा। वो वास्तव में विश्वास करने में असमर्थ थी कि ध्रुव मेलुहा से 3 हमले प्राप्त करने में सक्षम था। इसके अलावा वो मेलुहा के चरित्र के बारे में स्पष्ट थी और जानती थी कि वो हेवनली लाइटनिंग सी क्षेत्र की ओर क्यों गया था। इसलिए वो निश्चित रूप से ऐसे मामले में हर संभव प्रयास करेगा। हालांकि ऐसी स्थिति में भी ध्रुव ने सफलतापूर्वक उससे 3 हमले प्राप्त किए। यदि इस मामले की खबर प्रसारित की जाती, तो नौसिखिया सूची में ध्रुव की रैंकिंग तुरंत शीर्ष 3 में पहुंच सकती है। ध्रुव ने स्वाभाविक रूप से तांग शिनलियन की आंखों में संदेह को महसूस किया। बावजूद इसके उन्होंने इसके बारे में और कुछ नहीं बताया। अपना सिर घुमाते हुए उसने पूछा, क्या सीनियर किंग जी यहाँ थे? ध्रुव हमेशा किंग जेड के प्रति अपने दिल में जबरदस्त सम्मान और कृतज्ञता महसूस करते थे। आखिरकार ग्रीन हेवंस मटीरियलाइज्ड ड्रैगन कौशल की उपेक्षा करते हुए, जिसके लिए वो अभी भी लाभ प्राप्त कर रहा था, यूनिक डेविल सिटी में अंतिम क्षण के दौरान 3 भाइयों को बचाकर उसके द्वारा दिखाई गई दयालुता और उपकार कुछ ऐसा था जिसे ध्रुव हमेशा याद रखेगा। वो अभी तक नहीं आया है। इस योजना के महत्व के कारण हमें यथासंभव सहायता प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, मेलुहा ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। ध्रुव की ओर देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप वज्रसार को पुनः प्राप्त करने के लिए यहाँ हैं? अजीब महसूस करते हुए ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और आत्मा मजाकिया स्वर में उत्तर दिया, चिंता मत करो बड़े मेलुहा, मैं आपके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करूंगा। कम से कम मैं लाइटनिंग सार प्राप्त करने से पहले प्रतियोगिता समाप्त होने तक इंतजार करूंगा। अगर हम नियमों के अनुसार चलें, तो बिजली के सार का दावा करने के लिए आपको चैंपियन बनना होगा। गहरी और गंभीर आवाज में बोलने से पहले मेलुहा ने हार्दिक हंसी के साथ उत्तर दिया। ओह, ध्रुव थोड़ा चौंका। आपको इस बार की योजना के बारे में भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वास्तव में शक्तिशाली इमोस को लुभाने से पहले मैं नहीं चाहता कि किसी और को पता चले कि बिजली बजाज प्राचीन निशान नकली है, मेलुहा ने जारी रखा। एल्डर मेलुहा क्या कहना चाह रहे हैं? हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यमोस आसानी से खुद को नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्रतियोगिता में प्रवेश करने के लिए सामान्य तरीकों का उपयोग करने से पहले वे मनुष्यों के शरीर के भीतर छिप जाएंगे, जिसके बाद वे बाकी सभी को हरा देंगे और बिजली बजाज प्राचीन निशान प्राप्त कर लेंगे। हुओ युआन तिकड़ी को याद करते ही ध्रुव के शिष्य तुरंत सिकुड़ गए। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके शरीर के भीतर तथाकथित शैतान के बीज छिपे हुए थे और उन वस्तुओं ने उन्हें अत्यधिक ताकत दी थी।
यदि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ध्रुव के पास 2 महान पैतृक प्रतीकों की शक्ति थी, तो इसके बजाय उन तीनों द्वारा उसके मारे जाने की अधिक संभावना थी। इस प्रतियोगिता में बहुत सारे विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और हम अत्यधिक व्यापक स्क्रीनिंग करने में असमर्थ हैं। इसलिए यदि हम उन व्यक्तियों को चैंपियन बनने की अनुमति देते हैं जिनके भीतर यमोस छिपा हुआ है, तो बिजली बजाज प्राचीन निशान की प्रामाणिकता उजागर हो जाएगी और हमारी योजना भी। यदि ऐसा होता है तो हेवीवेट यमो को लुभाने का हमारा उद्देश्य निश्चित रूप से विफल हो जाएगा, मेलुहा ने गहरी आवाज में कहा। इसलिए हमें एक सामान्य इंसान को चैंपियन हासिल करने देना चाहिए और इसका उपयोग अंधेरे में छिपे उन यमोस को खुद को दिखाने और इसे छीनने की कोशिश करने के लिए मजबूर करने के बहाने के रूप में करना चाहिए। धीरे से सिर हिलाने से पहले ध्रुव के माथे पर एक हल्की सी शिकन दिखाई दी। अपने बगल में खड़ी सेक्सी और आकर्षक टैंग शिनलियन की ओर अपनी निगाहें घुमाते हुए उन्होंने कहा, चैंपियन जीतने जैसा मामला है, मिस टैंग पसंदीदा होनी चाहिए। वास्तव में जिनलियन के पास चैंपियन बनने की योग्यता है, हालांकि इसकी अभी भी कोई गारंटी नहीं है, मेलुहा धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए बोला। ये सुनकर तांग शिनलियन के होंठ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, हालांकि अंत में उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कोई गारंटी नहीं, धीमी आवाज में जवाब देने से पहले ध्रुव की आंखें चमक उठी। क्या बड़े मेलुहा कुछ और जानते हैं जो हम नहीं जानते? तांग शिनलियन की ताकत पर संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। नौसिखिया सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाली सदस्य के रूप में यह उसकी ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में यदि ध्रुव को भी किसी लड़ाई में उसका सामना करना पड़े तो उसके लिए काफी कठिन समय होगा। हालांकि मेलुहा ने फिर भी कहा कि उनकी शक्तियां उनकी जीत की गारंटी के लिए अपर्याप्त थीं। आखिर वो अपने शब्दों के पीछे क्या छिपा रहा था? इस समय मेलुहा की निगाहें और अधिक उदास हो गईं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने धीमी और गहरी आवाज में उत्तर दिया, मुझे संदेह है कि नौसिखिया सूची में शीर्ष रैंक वाले व्यक्ति फेसलेस पर्सन जुगनू के बारे में कुछ गड़बड़ है। ध्रुव की नजर तुरंत सिकुड़ गई। तुरंत वो चुपचाप विचार करने लगा। ऐसा लगता है जैसे इस प्रतियोगिता का स्तर उनकी अपेक्षाओं से थोड़ा अधिक हो गया है। मास्टर, अगर जुगनू इतना समस्याग्रस्त है तो मुझे डर है कि ध्रुव भी ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएगा। अब इसे सहन करने में असमर्थ, तांग शिनलियन ने कहा। वो मेलुहा की नजर में ध्रुव से कमतर नहीं दिखना चाहती थी। हाँ, बड़े मेलुहा, मिस टैंग ने जो कहा वो वास्तव में सच है। अगर वो ज़ूक्शियू को रोकने में असमर्थ है तो मुझे डर है कि यह मेरे लिए भी असहनीय होगा। मैं अभी पूर्ण गहन जीवन स्तर पर हूँ। मैं संभवतः उनसे अपनी तुलना कैसे कर सकता हूँ? ध्रुव को पता था कि यह लड़की घमंडी और घमंडी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे सामने छुपने छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम अपनी असली ताकत मुझसे छिपा सकते हो? मेलुहा ने टिप्पणी करना बंद कर दिया। तांग शिनलियन को घूरते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, यह एक महत्वपूर्ण योजना है और मैं आपके किसी भी बचकाने व्यवहार को स्वीकार नहीं करूंगा। थोड़ा अन्याय महसूस करते हुए तांग शिनलियन ने शिकायत की, हालांकि उसकी आंखों में उद्दंड अभिव्यक्ति लगातार घनी होती गई। असहाय महसूस करते हुए ध्रुव एक पल के लिए झिझके। बेबसी में अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, अगर मैं उस जुगनू से मिलूंगा तो मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। उनकी बातें सुनकर मेलुहा ने अंततः सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। अपनी कुर्सी के पीछे थपथपाते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने कहा, इसके अलावा मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जुगनू के अलावा और भी कुछ है जिन पर हमें ध्यान देना होगा। विशेष रूप से हमें इस व्यक्ति पर ध्यान देना होगा। कौन? ध्रुव और तांग शिनलियन ने एक साथ अपना सिर उठाया और मेलुहा की ओर देखा। एक व्यक्ति जो पूर्वी हुआन क्षेत्र के मीरांच दल से आया था, जिसका नाम चिनाब था। ये सुनकर ध्रुव के शिष्य तुरंत सिकुड़ गए।